इतिहास में न जाने कितने राज दफन हैं, लेकिन कुछ ही राज सिंधु घाटी सभ्यता जितने बड़े और गहरे हो सकते हैं। सोचिए जरा, एक ऐसी दुनिया के बारे में जो अपने वक्त से सदियों, जी हां सदियों आगे थी, और फिर मानो हवा में ही गायब हो गई। तो चलिए आज हम मिलकर इस खोई हुई सभ्यता के सुरागों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। क्या हो अगर प्राचीन मिस्र से भी बड़ी कोई सभ्यता इतिहास के पन्नों से पूरी तरह गायब हो जाए। सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है ना? पर यह कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत है सिंधु घाटी सभ्यता की। एक ऐसी दुनिया जो मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ फल फूल रही थी और फिर भी हजारों साल तक गुमनामी के अंधेरे में खोई रही। और ये गुमनामी का सिलसिला चला 1920 के दशक तक। फिर कुछ पुरातत्वविदों ने धूल और मिट्टी के नीचे खुदाई शुरू की, और उन्हें जो मिला उसने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के प्राचीन इतिहास के बारे में हमारी सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो आखिर ये सभ्यता कितनी पुरानी थी? चलिए जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। इसकी शुरुआत होती है लगभग 3300 ईसा पूर्व में। 2600 ईसा पूर्व आते आते ये अपने शिखर पर पहुंच जाती है, और फिर 1800 ईसा पूर्व के आसपास एक रहस्यमयी तरीके से इसका पतन शुरू हो जाता है। और सबसे हैरत की बात तो यह है कि दुनिया को 1924 तक इसके होने का कोई अंदाजा तक नहीं था। कमाल है ना? तो हमारी ये जो पड़ताल है, ये शुरू कहां से होती है? बिल्कुल उस पल से जब ये खोई हुई दुनिया पहली बार दुनिया के सामने आई। नाम याद रखिएगा, दयाराम साहनी और आर.डी. बनर्जी। इन जैसे दूरदर्शी लोगों ने ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहरों को दुनिया के सामने लाया। और देखिए, ये सिर्फ खंडहर नहीं थे, नहीं, ये इस बात का जीता जागता सबूत थे कि भारत में शहरीकरण का इतिहास जितना हम सोचते थे उससे हजारों साल पुराना है। इस एक खोज ने सब कुछ बदल दिया। पर आखिर ऐसा क्या था इस सभ्यता में जो इसे इतना खास बनाता है? खैर, पहला सुराग तो इनके शहरों में ही छिपा है। ऐसे शहर जो अपने जमाने के हिसाब से इतने संश्लिष्ट, इतने एडवांस थे कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। जरा सोचकर देखिए, आज से लगभग 4500 साल पहले ये लोग ऐसे शहर बसा रहे थे जो आज के मॉडर्न स्टैंडर्ड से भी किसी को भी इंप्रेस कर दें। सड़कें एकदम सीधी, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हुई, बिल्कुल ग्रिड पैटर्न में। एक ऊंचा किला जैसा दुर्ग और एक निचला शहर आम लोगों के लिए। और तो और हर घर में अपना प्राइवेट बाथरूम और आंगन। ये उस जमाने की इंजीनियरिंग का एक अजूबा था, और इस बात का साफ इशारा कि उनका समाज कितना ज्यादा संगठित रहा होगा। और बात सिर्फ शहर के नक्शे तक ही सीमित नहीं थी। जिस मटेरियल से वो ये शहर बना रहे थे वो भी अपने आप में क्रांति थी। सोचिए, एक तरफ मिस्र जैसी महान सभ्यताएं धूप में सुखाई कच्ची ईंटों का इस्तेमाल कर रही थीं, वहीं दूसरी तरफ हड़प्पा के लोग भट्टियों में पकाई हुई मजबूत और पानी से ना खराब होने वाली ईंटें इस्तेमाल कर रहे थे। ये एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज था। ठीक है, तो शहरों की बनावट तो कमाल की थी। अब चलते हैं अगले सुराग की तरफ, और वो है इनका व्यापार। वो आर्थिक इंजन जिसने इस विशाल सभ्यता को ताकत दी। ये लोग अपने समय के माहिर व्यापारी थे। इनका नेटवर्क देखिए, राजस्थान जैसी दूर दराज जगहों से तांबा और अफगानिस्तान से टिन जैसा कच्चा माल लाते थे। फिर इनके कारीगर उस माल से बेहतरीन चीजें बनाते थे, जैसे कांसे के बर्तन, गहने और भी बहुत कुछ। और फिर इन तैयार चीजों का व्यापार होता था मेसोपोटामिया तक। तो सवाल उठता है कि इतने बड़े पैमाने पर व्यापार बिना पैसों के कैसे होता था? बहुत दिलचस्प बात है ये। वो लोग सिक्के या नोट इस्तेमाल नहीं करते थे। सारा लेन देन चीजों की अदला बदली यानी बार्टर सिस्टम पर चलता था। और इस सिस्टम में कोई बेईमानी ना हो, इसके लिए उन्होंने वजन और माप का एक बहुत ही सटीक सिस्टम बना रखा था। हर सौदे पर अपनी खास मोहर लगाते थे, एक तरह से आज के ट्रेडमार्क जैसा। तो हमने शहर देख लिए, व्यापार समझ लिया, लेकिन इन सब के पीछे जो लोग थे उनकी जिंदगी कैसी थी? वो किस में विश्वास रखते थे? अब जरा इस कहानी के इंसानी पहलू को समझते हैं। और बस यहीं आके हम एक बहुत बड़ी दीवार से टकरा जाते हैं। देखिए, उनकी अपनी एक लिखाई थी, एक स्क्रिप्ट थी, लेकिन आज तक कोई भी उसे पढ़ नहीं पाया है। मतलब उनकी कहानियां, उनके कानून, उनके नाम, सब कुछ एक राज है। ये कुछ ऐसा है मानो हमारे सामने एक खजाने से भरी तिजोरी हो, पर उसकी चाबी हमेशा के लिए खो चुकी हो। लेकिन भले ही हम उनकी भाषा नहीं पढ़ सकते, पर जो चीजें वो पीछे छोड़ गए हैं वो खुद अपनी कहानी कहती हैं। मोहनजोदड़ो का वो विशाल स्नानागार, द ग्रेट बाथ। सोचिए, क्या वो कोई शाही स्विमिंग पूल था, या कोई पवित्र धार्मिक स्थल? या फिर लोथल को देखिए,
जहां दुनिया की पहली ज्ञात डॉकयार्ड यानी बंदरगाह मिली। ये उनके समुद्री ज्ञान का कितना बड़ा सबूत है। उनकी कला से हमें उनके धार्मिक विश्वासों की भी एक झलक मिलती है। हमें मातृ देवी की कई मूर्तियां मिली हैं जो शायद प्रकृति और उर्वरता की देवी रही होंगी। और फिर है वो मशहूर पशुपति मोहर, जिस पर एक योगी जैसी आकृति जानवरों से घिरी हुई है। बहुत से जानकार इसे भगवान शिव के शुरुआती रूपों में से एक मानते हैं। अब इतने सुनियोजित शहर, इतना बड़ा व्यापार, कोई तो होगा जो ये सब चला रहा होगा, है ना? पर मजे की बात यह है कि ये भी एक बहुत बड़ा राज है। हमें वहां से कोई महल या राजाओं की कब्रें नहीं मिली हैं। तो कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि शायद अमीर व्यापारी ही राज करते थे। वहीं कुछ का यह भी मानना है कि शायद वहां कोई राजा था ही नहीं और सब लोग बराबर थे। क्या कह सकते हैं? और अब हम आते हैं इस कहानी के आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर। ये सब लोग आखिर गए कहाँ? समय था लगभग 1800 ईसा पूर्व का और अचानक सब कुछ बदलने लगा। वो महान शहर वीरान होने लगे, व्यापार ठप पड़ गया, सिंधु घाटी सभ्यता धीरे धीरे खत्म हो रही थी। तो इसका जिम्मेदार कौन था? इतिहासकारों के पास इसके लिए दो मुख्य थ्योरीज हैं। पहली, विदेशी हमला। कुछ लोग मानते हैं कि बाहर से आई आर्य जनजातियों ने उन्हें खत्म कर दिया। और दूसरी थ्योरी, एक ज्यादा धीमा और खतरनाक दुश्मन, यानी खुद कुदरत। तो सबूत किस तरफ इशारा करते हैं? देखिए, किसी बड़े युद्ध या हमले के कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलते। कहीं भी जली हुई बस्तियां या बड़ी संख्या में हथियारों के निशान नहीं हैं। ज्यादातर सबूत एक अलग ही कहानी बताते हैं, और वो है पर्यावरण में बदलाव। जरा सोचिए, अगर जिस नदी के सहारे आपकी पूरी सभ्यता टिकी हो वो धीरे धीरे अपना रास्ता बदल ले या सूख जाए तो क्या होगा? तो आखिर में सिंधु घाटी सभ्यता एक शानदार पहेली की तरह हमारे सामने खड़ी है। वो लोग जिन्होंने दुनिया को शायद पहली बार अर्बन प्लानिंग सिखाई, हम उनकी भाषा का एक शब्द तक नहीं पढ़ सकते। जिन्होंने महाद्वीपों के पार व्यापार किया, हमें ये नहीं पता कि उन पर राज कौन करता था। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जमीन के नीचे अभी और कितने राज दफन हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।